हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों का हल देखेंगे, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न बच गए थे, उनका हम लोग हल देखेंगे। तो मुद्रा एवं बैंकिंग, इससे पहले हम लोगों ने 219 तक हल देख लिया था। आज उससे आगे के देखेंगे, उससे आगे का हल देखेंगे इसमें। तथा हम लोग आज जानेंगे कि क्या होता है बैंकिंग लोकपाल, तथा बैंकिंग से रिलेटेड तथा मुद्रा से संबंधित वो महत्वपूर्ण बिंदु जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और ऐसा पढ़ाई करेंगे ताकि आपको पढ़ते हुए वो टॉपिक वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको बार बार दिक्कत नहीं हो। तो आप पेन डाउन भी करते जाएंगे जहाँ जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने मुद्रा बैंकिंग से रिलेटेड देख लिया था 219 तक। आज आगे देखते हैं। 220 में कह रहा, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, बैंकिंग लोकपाल यह है क्या? यह मुख्यतः बैंकों में ग्राहक को होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु तथा बैंकों को और अधिक ग्राहक के अनुरूप बनाने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रारंभ किया गया। यह आरबीआई के द्वारा योजना को प्रारंभ किया गया था। कब? 14 जून 1995 ईस्वी को। तो ध्यान में रखेंगे, यह बैंकिंग लोकपाल क्यों लाया गया? यह ग्राहकों को होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु तथा ग्राहकों के अत्यधिक अनुरूप बनाने हेतु 1995 में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यह जो स्थापना शुरू में किया जाता है, यह 15 बैंकिंग लोकपाल स्थापित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या हो, वह ग्राहकों को बैंकिंग सेवा में त्रुटि मिलता हो या वादे के अनुरूप सेवा ना प्राप्त हुआ हो, तो वह अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं। इसके माध्यम से और बैंकिंग लोकपाल का क्या है, अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपके ज्ञान के लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी। अगर मान लेते हैं आपका बैंक में खाता हो, अगर चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि का भुगतान ना किया जा रहा हो, चेक करने में अनुचित देरी किया जा रहा हो, तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल को कंप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राहक को बिना, या फिर दूसरा क्या हो सकता, और भी बहुत सारे इसका कार्य है। जैसे ग्राहक को बिना पूर्व सूचना दिए हुए क्या कर लेना, आपका पैसा का डिडक्ट कर लेना, वसूल लेना, तो उसके रिलेटेड भी आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो यह है बैंकिंग लोकपाल, जो मुख्य रूप से ग्राहकोन्मुख के लिए लाया गया था, ग्राहक के अनुरूप के लिए, ताकि वो अपना शिकायत कर सके बैंकिंग संबंधी। तो पहला, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा करता है। बिल्कुल सही बात है, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो शुरुआत में 15 संस्थाएं को लोकपाल का बनाया गया था पूरे देश में, 15 बैंकिंग लोकपाल को, जिसकी स्थापना हम लोगों ने देखा था आरबीआई के द्वारा 14 जून 1995 को किया गया। फिर बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। बिल्कुल सुन सकता है, जो भी भारत में खाता रख रहे हो उनसे रिलेटेड, चाहे वो यहाँ का निवासी हो या दूसरे देश का हो, लेकिन अगर खाता हो उसमें तो वह बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी दोनों पर्याप्त है। सी में बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 में कह रहा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती। बिल्कुल सही बात है, जो बैंकिंग लोकपाल द्वारा जो सेवाएं होती है वह बिल्कुल निःशुल्क होती है। तो ऑप्शन 1, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 221 में। तो अगर आज आपको ये जानने को मौका मिला कि किस प्रकार से बैंकिंग लोकपाल काम करती है, अगर आपको रिलेटेड कोई खाता में अवैध वसूली कर लिया जाता हो, डिडक्ट कर लिया जाता हो, या फिर बैंक से बैंकिंग रिलेटेड में कुछ आपको दिक्कत हो रहा हो, चेक इशू नहीं कर रहा हो, काफ़ी टाइम ले रहा हो, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी अगर ऐसा दिक्कत आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल में अपना शिकायत ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 221 में, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ये होती क्या है? इसका इंग्लिश होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यह होती कौन है? पहला, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हो। इसका मुख्य जो कारोबार होता है वह होता है उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों को, स्टॉकों को, डिवेंचरों को, प्रतिभूति को तथा चीट संबंधी कारोबार में जो निवेश करता है उसको उधार देना कार्य होता है। तो यह जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं, इसमें मुख्यतः कौन से होते हैं? कृषि, औद्योगिक और व्यापारी संबंधी ये जो होते हैं, ये संस्थाएं इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां में कौन शामिल नहीं होती है? कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां। अगर प्रश्न में कभी कभी दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन यह रहेगा, क्या कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां में शामिल, तो इसमें यह भाग नहीं लेता है, इसका कोई योगदान नहीं होता है। किसमें? कृषि, औद्योगिक और व्यापार संबंधी में। तो ध्यान रखिएगा। तो गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थाएं होती है, यह वह मध्यस्थ होते हैं जो बैंकों की भांति मांग जमा से जमाएं स्वीकार नहीं करती है। जिस प्रकार से बैंक में मांग जमा से रिलेटेड आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, यहाँ पर मांग जमा से रिलेटेड
अकाउंट खोलने का अधिकार इसके पास नहीं होता, बल्कि ये क्या करती है, जनता के पास जो जमा होता है, बचत होता है, वही एकत्रित कर वह विभिन्न पक्षों को उधार में देती है। तो यही इसका कार्य है गैर बैंकिंग वित्तीय प्रणाली का। तो ये सरकार के द्वारा जारी प्रतिभूति के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं। क्यों? अगर प्रतिभूतियाँ जारी करता तो उसको तो ये अधिकार है ही है, क्या कर सकता है वो प्रतिभूतियों में भाग ले सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, शेयरों को, डिवेंचरों को। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। बी में देखिए, ये बचत खाते की तरह मांग निफेज स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बचत खाते की तरह क्या कर सकता है, मतलब बैंकों की तरह जिस तरह से मांग जमा से जमाएं स्वीकार करती है बैंक, वह इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 221 में, 222 में, तो इसका हो जाएगा 221 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 222 में देखिए हम लोग करें, निम्नलिखित में कौन सी वाणिज्य शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देती है। कह रहा है कि वह कौन सी वाणिज्य शब्दावली है उस क्रियाविधि को इंगित करता है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देती है। देखिए, एक होता है बैंकिंग में CRR और SLR। SLR मुख्यतः इसका होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि बैंक अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास क्या करती है, अपने पास यह नकदी के रूप में वह कुछ प्रतिभूतियां को, स्वर्ण भंडार को या फिर किसी सरकारी डिवेंचर को वो प्रूफ के तौर पर रखती है, वही होता है SLR। तो आप समझ सकते हैं कि बैंकों के पास जो उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है, वही SLR कहलाता है। और यह जो रखता है अपने पास वह क्या हो सकता है, या तो सोना हो सकता है, स्वर्ण रखा जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों या नगद के रूप में कुछ उस प्रकार से, ताकि वो क्या कर सके, ऋण जारी करने समय पहले वह उसे रख ले, तो वही SLR कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाणिज्य बैंक सरकार को कब उधार देती है, वही SLR विधि से। CRR क्या होता है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वाणिज्य बैंकों के पास कुल जमा का कुछ प्रतिशत हिस्सा जब रिजर्व बैंक के पास वो जमा करती है तो ऐसा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात, उधार नहीं होगा, आरक्षी होगा ये। नेक्स्ट देखिए 23 में, 223 में करा, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। युग्मित का अर्थ ही होता है गठबंधन या पेयर्ड कहिए इंग्लिश में। तो आर्थिक विकास समानता किसके साथ वो पेयर होता है, तो आर्थिक विकास समानता मुद्रास्फीति के साथ पेयर होता है। तो मुद्रास्फीति क्या था, हम लोगों ने देखा था जिस प्रकार से जो आर्थिक विकास में क्या होता था, जब मुद्राओं का मूल्य घट जाता था उस समय मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो बैंकिंग दर होता था बढ़ा हो जाता था, तो मुद्रास्फीति का बढ़ जाने के कारण बैंकों का ब्याज दर बढ़ा दिया जाता था ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वही होता आर्थिक विकास की समानता युग्मित में जो स्फीति के साथ उसका ज़्यादा गठबंधन होता है, जबकि अस्फीति, स्टैग्फ्लेशन, इस तीनों ऑप्शंस में से ज़्यादा पर्याप्त क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अवस्फीति क्या था, अवस्फीति हम लोगों ने देखा था जो मुद्रास्फीति का जब गति तेज हो रहा होगा तो उसको रोकने के लिए अवस्फीति लाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैग्फ्लेशन क्या था, स्टैग्फ्लेशन वह स्थिति था जब मुद्रास्फीति के साथ साथ मार्केट में मंदी अत्यधिक हो या बेरोजगारी का दर उच्च हो, तो उस स्थिति को स्टैग्फ्लेशन कहते थे। नेक्स्ट 224 में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाणिज्य बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेती। ऐसा बात नहीं है, वाणिज्य बैंक अधिक पूंजी संग्रहित कब करती है, जब वो CRR कम करती है। तो जब CRR कम करती है तो बैंकों के पास पैसा अत्यधिक हो जाता ताकि वो उधार अत्यधिक दे सके। यह प्रश्न पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बैंकिंग जब CRR को कम या अधिक करती है तब वो अपने क्या कर सकती है, ग्राहकों को उधार अत्यधिक और कम कर सकती है उसके अनुसार। जब कम करती थी तो ग्राहकों को देने के लिए उसके पास पैसा अत्यधिक होता था तो वो उधार अत्यधिक देती थी, जब CRR ज़्यादा होता था तो उसके पास पैसा कम हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर C इसका पर्याप्त हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप। अगर भारतीय रिजर्व बैंक दर को कम करता है तो बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अब भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है, वह कॉमर्शियल बैंक नहीं होता, उसका सिर्फ बैंकों का बैंक होता है, इसलिए उसको हम बैंकर के रूप में भी जानते हैं। तो वह जो प्रभाव पड़ता है वह वाणिज्य बैंकों का, जब क्या होता है मुद्रास्फीति होती है तो ब्याज दर बढ़ाता है तो वह उसका प्रभाव पड़ता है, भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट हो जाएगा, अगर यही रहता वाणिज्य बैंक तो होता। 225 में भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी के नोट जो होते हैं वह हस्ताक्षर किसके होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 225 का सही जवाब हो जाएगा वह आरबीआई गवर्नर। अगर यही 1 रुपया का नोट होता तो हो जाता क्या हो जाता? वित्त सचिव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 226 में, किस वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी होती है? कह रहा कोई भी जो प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह आपको मालूम होगा ना, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी पॉलिटी में भी इसकी चर्चा हुई थी कि जो प्रोविडेंट फंड है जो लाया गया था 1947 में, जिसमें अहम योगदान रहता है कानून बनाने में जगजीवन राम का, 1947 में लाते हैं। फिर ईएसआई एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो लाते हैं, स्टेट इंश्योरेंस, उसमें भी तो दो जो महत्वपूर्ण जो बनता है कानून, उसके लिए जगजीवन राम को जाना जाता है कि वह रहकर आज जो सभी को ऑर्गेनाइज्ड और गैर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाले को जो बेनिफिट मिल रहा है उस समय उनका उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो आइए समझते हैं पीपीएफ क्या होता है। देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये होता है मुख्यतः यह उन लोगों को दिया जाता है जो ऑर्गेनाइज्ड और गैर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि वह व्यक्ति जिसका 18,000 से कम इनकम हो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा को रख सकता है। यह जो किया गया था, जारी किया गया था, यह मुख्यतः किसके द्वारा प्रोविडेंट फंड लाया गया था? हाँ, ये मुख्यतः लाया गया था कि जो भी क्या बोलिए मिनिमम वेजेज को लेकर लाया गया था, तो ताकि वो क्या कर सके। अभी हाल ही में जब कोरोना काल में था तो हम लोग को देखने को मिला था कि जब लॉकडाउन था तो उसमें क्या की थी सरकार, जो प्रोविडेंट फंड में जो क्या होता है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी वर्कमैन को और मैनेजमेंट को दोनों को क्या करना होता है? पैसा डालना होता है। कितना परसेंट? 12.5% तो वो क्या की थी? सरकार ही डाल दी थी। तो इस प्रकार से यही होता है जिसमें अधिकतम आप राशि कितना तक जमा कर सकते हैं? वह आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा वह 1.5 लाख है। और कितनी बार मैक्सिमम जमा कर सकते हैं? 12 बार जमा कर सकते हैं। और कम से कम कितना रुपया आपको सालाना जमा करना पड़ेगा? 500 रुपया मिनिमम आपको अनुमानित राशि इसमें जमा करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा पीपीएफ खातों में निवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना? वह 1.5 लाख है। नेक्स्ट है 2027 में हमारे देश में भुगतान हेतु चेक जारी करने के तारीख से खाली स्थान का वैध माना जाता है। तो चेक जारी करने से कितना दिन तक वैध माना जाता है? वो 3 महीने तक माना जाता है। हालांकि यह जो 3 महीना हुआ 2000 कब जारी किया गया था? यह 2012 में जारी किया जाता है। उससे पहले यह 6 महीना रहता है, 180 दिन। लेकिन सीबीआई की इन्फॉर्मेशन के बावजूद वह क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। उसमें वो बताया गया था कि बहुत सारे लोग क्या हैं जो इसका चीट फंड कर रहे हैं, तो इसके कारण वो क्या कर दिया? 2012 के बाद 3 महीना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है? तो कौन सा बैंक है जो आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है? तो एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, एसबीआई। क्योंकि एसबीआई का आपको मालूम होगा सबसे बड़े बैंकों के रूप में जाना जाता है और सबसे बृहद शाखा इसका पूरे भारत में 24,000 शाखाएं हैं। तो इससे पता चलता है और सबसे अत्यधिक इसके पास मनी भी है अत्यधिक सभी बैंकों से। तो यह आरबीआई के हिस्सों को अर्जित करता है। तो कौन हो जाएगा? वह एसबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 229 में क्रेडिट कार्ड, यह वही एसबीआई है जिसे हम लोग पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1981 ईस्वी में जाना जाता था। और उससे भी पहले इसका इतिहास क्या है? 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसमें 3 बैंक का मर्ज हुआ, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और एक बैंक और था, कलकत्ता, मद्रास और पुणे, हैदराबाद। यही 3 बैंक मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनता है। फिर इंपीरियल बैंक के बाद 1955 ईस्वी में फिर इसे एसबीआई के नाम से जाना जाता है। फिर इसका राष्ट्रीयकरण 4 साल बाद 1959 ईस्वी में आता है, जिसमें और 8 बैंकों को मर्ज करके बनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के नाम से आना था। क्रेडिट कार्ड को हम लोग क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इसको प्लास्टिक मनी के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड ये है क्या? क्रेडिट कार्ड वह है जिसमें आपको क्या होता है? प्री अप्रूवल हो जाता है आपको पेमेंट करने का। अगर आपके पास पैसा आप क्रेडिट कार्ड है तो उसका आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं रहने के बावजूद भी आपका सेविंग अकाउंट है। उसके बाद एक निश्चित राशि, एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित अवधि के अंतर में आपको वो पैसा उसको देना होता है। ये कोई भी बैंक आपको इशू कर सकती है, वो डिपेंड करता है आपके वित्तीय लेन देन पर, किस प्रकार से आपका लेन देन है, कितना है, उसके अनुसार वो जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 230 में हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए से प्राप्त सावधि जमाएं ब्याज दर अधिक देते हैं। किस पर देते हैं? तो आपको मालूम होगा ना, जो घरेलू सावधि जमाएं का अर्थ होता है फिक्स डिपॉजिट। तो वही होता है होम फिक्स डिपॉजिट
खाली स्थान से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज दर अधिक होता है वो सीनियर सिटीजन को होता है। अगर अभी अभी हाल ही में देखें तो जो बैंक का रेट है वह कितना देता है, 5 से 6% है, 5 ही 5.5 मानिए, और सीनियर सिटीजन को 7 से 7.5% दे रहा है। तो वह हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक के लिए वह क्या करता है, ब्याज की दर अत्यधिक देती है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा लिखित पृष्ठांकन है जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? चेक आप बिल्कुल कर सकते हैं, जिसके नाम से काटेंगे उसको दूसरा हस्तांतरित हो जाएगा। उसके बाद है बचत पत्र। देखिए बचत पत्र क्या होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद है विनिमय बिल। यह विनिमय बिल क्या है, विनिमय बिल को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी आप कोई सामान किसी दुकानदार से लिए, कहीं से जाकर लिए, वो आपको पैसा नहीं दिया, बिल दे दिया, बोला कि हम आपको इतना दिन बाद दे देंगे। वो बिल ऑफ एक्सचेंज जब आपके पास वो आ जाएगा तो आप बैंक से भी जाके पैसा ले सकते हैं और बैंक बाद में उससे वसूल लेगा। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का वैल्यू है, जिसमें दुकान का पिन नंबर, शॉप नंबर, हर डिटेल रहता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इसमें भी क्या कह सकता है, दूसरे व्यक्ति से अंतरित नहीं किया जा सकता है, अंतरित किया जा सकता है। उसके बाद आ जाइए 231 के बाद सावधि जमा रसीद। सावधि जमा रसीद में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या है, आप जिसके नाम से फिक्स्ड हुआ वह वही रहेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बचत पत्र क्या था, बचत पत्र है जो कहाँ खोला जाता है, यह खोला जाता है पोस्ट ऑफिस में, जिसे हम लोग NSC के नाम से जानते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुख्यतः बैंकों के अलावा बैंकों की तुलना में इसमें ज़्यादा परसेंटेज देता है सालाना। बैंकों में जो 5-5.5% है, इसमें 6.8% फीसदी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो हैंड नोट होता है, जिसमें यह लिखा होता है कि इतने दिन का ब्याज समेत चुका देंगे, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, किसको जो क्या अंतरित नहीं कर सकते हैं वो क्या जा सकता है, वह हो जाएगा सावधि जमा रसीद, फिक्स डिपॉजिट। बाकी ये बचत पत्र इसको भी कर सकते हैं, चेकबुक को विनिमय दर। नेक्स्ट होता है 132 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? चेक का, बिल का, बचत पत्र का, हुंडी का। देखिए रेखांकन मतलब अंडरलाइन, तो वह किस पर लागू होता है, वह मात्र चेक पर लागू होता है, अंडरलाइन है ना। जो इस प्रकार से जैसे आप 4000 आपको निकालना है, निकाले अंडरलाइन, तो यही होता है, इसी को रेखांकन का इंग्लिश होता है अंडरलाइन। तो वो किस पर लागू होता है, चेक पर होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 233 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक एक विकास बैंक है? तो देखिए विकास बैंक कौन सा है, HDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय बैंक। क्यों है राष्ट्रीय विकास बैंक, आपको मालूम होगा कि जो राष्ट्रीय विकास बैंक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, यह RBI का सहायक संस्था है, जिसका स्थापना 1988 ईस्वी में होता है। और यह क्यों किया जाता है, इसकी स्थापना आवास संबंधी को वित्तीयन करने के लिए इसका स्थापना किया जाता है। तो यह इसका विकास बैंक हो जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 234 में, निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है, यानी किसको बंधक बनाया जा सकता है, यानी उसको बंधक का अर्थ समझिए। देखिए बंधक ऋण भी होता है, जिसको हम लोग मॉर्टेज ऋण भी बोलते हैं, गिरवी ऋण। तो वही है, बंधक किसको कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो बाहरी ऋण को, स्टॉक को, राष्ट्रीय बचत प्रमाण को, ये सब बिल्कुल नहीं होगा, स्टॉक का नहीं। भूमि एवं भवन, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बंधन ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं, भूमि एवं भवन को रखकर, जिसको हम लोग मॉर्टेज लोन भी कहते हैं, है ना। तो बंधक भूमि भवन हो जाएगा, या ऑलरेडी कॉमन सेंस से भी आप मार सकते हैं। नेक्स्ट 235 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? अब देखिए विदेशी बैंक, HSBC बैंक हम लोगों ने देखा था ना, हांगकांग संघाई बैंक ऑफ हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन था, जो कहाँ का था, हांगकांग का था। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक UK का था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था यह स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में होता है। यह 70 से अत्यधिक देशों में इसकी शाखाएं हैं, यह लगभग 1200 से अत्यधिक शाखाएं भी है। BNB पारिवास, यह सबसे बड़ा बैंक, वर्ल्ड का 7वां नंबर का बैंक था, यूरोप का सबसे बड़ा बैंक PNB पारिवास के रूप में हम लोगों ने देखा था। तो ये तीनों विदेशी बैंक है, और ING वैश्य बैंक ये भारतीय बैंक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 236 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक जिसके कार्यालय शाखाएँ भारत में हैं? तो कौन सा हो जाएगा, कार्यालय शाखाएँ भारत में हैं? यह विदेशी बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। कहाँ का है, यह UK का है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश है, ब्रिटिश का है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और ऐसे ब्रिटिश के केंद्रीय बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 236 के बाद 237 देखते हैं, ट्रीजर ऋण क्या है? अब देखिए ट्रीजर ऋण बोले होंगे तो आपके माइंड में आ गया होगा, एक ट्रीजरी लोन था, तो वह अलग है, वह था ट्रेजरी लोन था। तो ट्रेजरी लोन अलग है, ये ट्रीजर है।
और ट्रेजरी लोन था जो सरकार को जब मतलब कहिए जब सरकार को पैसा लेना होता था, पैसा का ज़रूरत होता था, तो पब्लिक से ऋण के रूप में ट्रेजरी के द्वारा वह निकालती थी, जिसमें वो किसका था, उसका वैलिडिटी कितना था, 91 दिन, 182 दिन और 384 दिन। उसी को हम लोग ट्रेजरी बिल कहते थे, जो कुछ कम पर मिलता था, डिस्काउंट पे मिलता था, वह समय सीमा पर होने पर वह उसका जो अंकित मूल्य था उस पर भंजा सकते थे। ये था ट्रेजरी। तो ये ट्रीजर ऋण है, उससे आप कभी मत इसको संबंध करिएगा। तो ट्रीजर ऋण क्या होता है? ट्रीजर ऋण मुख्यतः जो होता है यह आरंभ में ब्याज दर कम होता है। यह मुख्यतः जो क्या होते हैं जैसे मतलब कस्टमर को लुभाने के लिए इस प्रकार का ट्रीजर ऋण था, जिसमें पहले ब्याज कम होता था, फिर वर्षों के बाद या कुछ महीनों के बाद उसमें ब्याज दर अत्यधिक हो जाता था। पहले आरबीआई के द्वारा यह निकाला जाता था, लेकिन बाद में पारदर्शिता नहीं होने के कारण इसको आरबीआई क्या किया, इस प्रकार के ऋण को निकालने में काफ़ी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कंपनी हैं जो आपको कार लेने पे या फिर ऑटोमोबाइल लेने पे इस सेक्टर में वैसा मतलब उपलब्ध वो देती है ट्रीजर ऋण। तो वही आप मान लीजिए ट्रीजर लोन क्या होता है, जिसके तहत कुछ महीनों या साल में ब्याज दरें बहुत कम होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। ये ग्राहकों को लुभाने के लिए मुख्यतः इस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट 238 में देखिए, 238 में बैंकों की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है, जो ग्राहक वापस चाहता है, तो बैंकों को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करना चाहिए। कह रहा है कि बैंकों की एक शाखा को ग्राहक से 100 रुपये का जाली नोट प्राप्त होता है और फिर ग्राहक उसको वापस चाहता है, तो बैंकों को क्या करनी चाहिए। तो ग्राहक को नोट वापस कर देना चाहिए, नोट परिबद्ध करना, वापस नहीं लौटाना चाहिए, नोट के बदले नोट को बदलने के लिए कहेगा, असली नोट से नोट प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट को वो घेर लेगा, यानी उसको क्या कर लेगा। परिबद्ध का मतलब ही होता है क्या करना, उसको चारों ओर से बांध लेना, यानी उसको मतलब अलग कर देना कि ताकि वो मार्केट में नहीं रहे। आपको मालूम होगा ना ग्रेसम का नियम क्या कहता है। ग्रेसम का नियम का कहना था कि अच्छी मुद्रा खराब मुद्रा को बाहर नहीं कर सकती है, लेकिन बुरा मुद्रा अच्छा मुद्रा को मार्केट से बाहर कर सकता है। तो ये ग्रेसम का नियम था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वही अंकित मूल्य और वही धात्विक गुण के जब विभिन्न गुण धर्म और धात्विक गुण के जब क्या आ जाते हैं, अलग मुद्रा आ जाते हैं, तो वह अच्छी मुद्रा क्या करता है, बुरी मुद्रा को बाहर नहीं कर पाता और बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देता है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट को परिबद्ध करना चाहिए और वापस नहीं लौटाना चाहिए, है ना। परिबद्ध मतलब उसको अपने अंडर में ले लेना चाहिए, उसको घेर लेना चाहिए उसको। फिर 239 में अशुद्ध ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। देखिए अशुद्ध ऋण 139 है। अशुद्ध ऋण का मतलब क्या है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अशुद्ध ऋण का अर्थ इसमें से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 में कह रहा है, 240 में हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए खालिस्तान की सुविधा शुरू की है। तो हमारे देश के सभी बैंक ने किसानों को फसल देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यह सुविधा को लॉन्च किया गया। आपको मालूम होगा ना किसान क्रेडिट कार्ड, यह 1998 में जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा रहते हैं तो उन्हीं के द्वारा किसानों के लिए इस प्रकार का लाया जाता है। वो इसमें ब्याज दर कम होती है, इसमें मुख्यतः 50,000 से 3 लाख तक का आप क्या कर सकते हैं, आप पैसा को ले सकते हैं। इसमें कर्ज क्या होता है, शुरू में जो इंटरेस्ट होता है मुख्यतः वो कम होता है, जो 6 माह तक 4% होता है, तथा उसके बाद 1 साल के बाद वो 7% होता है। और इसमें जो कर्ज चुकाने का होता है, मान लेते हैं कोई असक्षम है तो उसके बाद यह कर्ज जो चुकाने का होता है, यानी 2 फसल के बाद आपको क्या करना होगा, इसमें चुकाना होगा, ये होता है। नेक्स्ट है 241 में खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋणी नहीं माना गया है। कह रहा खुदरा बैंकिंग यानी रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत में किसे एक ऋणी नहीं माना गया है, जो मूलभूत सुविधा का ऋण है। मूलभूत क्या हो गया, रोटी कपड़ा और मकान, उसे ऋणी नहीं माना गया। तो यह ऑप्शन अगर आप कॉमन सेंस से भी मारेंगे तो इस चारों में से पर्याप्त आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 में देखिए, 242 में आरटीजीएस लेन देन निम्नलिखित के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपये क्या है। तो देखिए आरटीजीएस, अब आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यही होता है इसका आरटीजीएस। यह मुख्यतः क्या होता है, यह जब एक बैंक से आपको दूसरे बैंक में पैसा भेजना हो तब यह आरटीजीएस किया जाता है। यह सबसे फास्ट प्रोसेस है, यानी इसके बाद पैसों का तुरंत आदान प्रदान होता है, देरी नहीं होता है, ना ही कुछ घंटे ना ही कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी तुरंत क्विक ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक
माध्यम से किया जा सकता है। इसमें मुख्यतः मिनिमम आपको 2 लाख होना चाहिए, तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं, और अधिकतम नो लिमिट है। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। एक आरटीजीएस होता है, एक एनईएफटी होता है, तो दोनों में क्या बेसिक अंतर है उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस है जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जो बैंकों के द्वारा किया जाता है। जब एक बैंक से आप अदर बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना हो, चाहे वो कोई भी शाखा का हो, और आप तुरंत करना चाह रहे हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत पैसा का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना ही कुछ घंटों, ना ही कुछ देरी के बिना। 243 में निम्नलिखित में से रेपो रेट क्या है? सही अर्थ। रेपो रेट हम लोगों ने देखा था, जब वाणिज्य बैंक आरबीआई से जो पैसा उधार लेती है उसके बदले में जो इंटरेस्ट देती है वही रेपो रेट कहलाता है। तो बैंक को क्या हो जाएगा? बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने का दर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 243 का क्या हो जाएगा? 243 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक होता है रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। देखिए समझ लीजिए, रेपो रेट में हम लोगों ने बताया कि जो वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जब बैंकों के पास सरप्लस राशि आ जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वह जो पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वह आरबीआई के पास पैसा जमा कर देती है, जिसके बदले में आरबीआई उसको इंटरेस्ट भी देती है, इसीलिए उसको रिवर्स कहते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट है 44 में, संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों का जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का काम करती हुआ है। करा संकट के समय दौरान वाणिज्य बैंकों का जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करते हुए क्या कराती है? वह एसएलआर कराती है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जब एसएलआर यानी एसएलआर क्या था? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसमें क्या था? यह बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा होता था जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता था। यह नकदी के रूप में, स्वर्ण के रूप में, या सरकारी प्रतिभूतियां वगैरह के रूप में ये रख सकती थी। तो वही होता है संकट के समय जब क्या कर सके, जब वह लोन नहीं चुका है तो संकट के समय वाणिज्य बैंक उससे क्या कर सके? वह अपना पैसा को वसूल सके। तो ही एसएलआर होता है, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था कि सरकारी जो क्या होता है, सरकार को भी उधार देती है। यही एसएलआर होता है, जिसमें क्या होता है? एक निश्चित और अनिवार्य राशि को रख लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीआरआर क्या होता है? सीआरआर हम लोगों ने देखा था, सीआरआर वह राशि है जिसमें वाणिज्य बैंकों के कुल जमा का कुछ हिस्सा और प्रतिशत जब रिजर्व बैंक के पास जमा रखा जाता तो वह सीआरआर कहलाता है। यह सीआरआर ना तो बैंक उपयोग कर सकती है, ना ही आरबीआई इसका उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट देखिए 245 में, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन होना चाहिए? जो आरबीआई के मानदंड के अनुसार है, ग्राहक की पहचान के लिए वह चुनाव पहचान पत्र यही होना चाहिए। नेक्स्ट 246 में देखिए, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है 9 अंकीय संख्या? तो वह जो देखिए डिमांड ड्राफ्ट, मांग ड्राफ्ट का मतलब वही होता है डिमांड ड्राफ्ट। जब आप डीडी कभी अगर आपको बनाने का मौका मिला होगा तो वहाँ पर एक 9 अंक का कोड होता है जो ब्लू रंग का रहेगा। तो वह जो स्याही होता है वह एक विशेष स्याही से मुद्रित होता है, तो वही उसी को हम लोग कहते हैं AMICR कोड। अब आपके माइंड में उठा हुआ कि AMICR क्या होता है? तो इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यही होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। वही कोड अंकित होता है जिसके माध्यम से वो पैसा का ट्रांसफ़र भी होता है। 247 में देखिए, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? डाक अंतरण है, तार अंतरण है, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि एंट्रल, NEFT यही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शन, NEFT यही है, जो क्या हो सकता है? सर्वाधिक तेज धन का अंतरण किया जाता है। यानी कुछ देरी में एक सिस्टमेटिक ढंग से एक टाइम पीरियड के बाद में आपको इसमें क्या होता है? 1 रुपये से लेकर कितना भी रुपये तक NEFT कर सकते हैं। NEFT और आरटीजीएस में अंतर क्या है? देखिए, आरटीजीएस और NEFT में ही अंतर है कि दोनों के द्वारा तो धन को सर्वाधिक तेज विधि से भेजने का माध्यम है, लेकिन इसमें क्या होता है? घंटों समय लग जाता है NEFT में, क्योंकि एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के बाद वो बैंक पैसा स्टेप बाय स्टेप वो ट्रांजेक्शन होता है, जिसका रिकॉर्ड आरबीआई के पास भी होता है। और NEFT में तुरंत होता है, उसमें ओके का बटन आता है, ओके दबाई तुरंत हो जाएगा। अंतर दोनों में क्या है कि वह आप ज़्यादा पैसा होगा आरटीजीएस तब आप कर सकते हैं, 2 लाख से ऊपर करना रहेगा तो, और NEFT आपको 1 रुपया से लेकर कितना भी करना रहे तो कर सकते हैं। तो बेसिक अंतर यही होता है इसमें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आरटीजीएस के माध्यम से तुरंत, और इसमें कुछ घंटों की देरी हो सकती है। इसमें 1 रुपया से लेकर अनडिफिनिट, उसमें 2 लाख से स्टार्ट ही होता है आरटीजीएस। नेक्स्ट 248 में देखिए, लिखित जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे कहते हैं। कह रहा है लिखित रूप से जो एक विशिष्ट अंतर्निहित, जो उसमें अंतर्निहित होता है अस्थि,
आस्ती का मतलब क्या हुआ? आस्ती का मतलब होता है प्रॉपर्टी या एसेट होता है जो अपना मूल्य प्राप्त करता है। देखिए अब आपको समझना होगा, कह रहा है कि जिसमें आस्ती वही यहाँ पर प्रॉपर्टी या एसेट को इंडिकेट कर रहा है जो अपना मूल्य प्राप्त करता है, उसे कहते हैं लिखित रूप से। तो देखिए डिबेंचर और बॉन्ड में क्या अंतर है? डिबेंचर बॉन्ड दोनों ही सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण का साधन है। यानी जब भी कंपनी या सरकार को ऋण का आवश्यकता होती है तो वह डिबेंचर या बॉन्ड को जारी कर सकती है, दोनों में ऋण मिलता है। लेकिन अंतर यह रहता है कि जब बॉन्ड आप लेते हैं तो बॉन्ड में आपके नाम से, जब लेते हैं बॉन्ड तो आपके नाम से एक एसेट को रख दिया जाता है। एसेट जस्ट लाइक एज ए बिजनेस में जो भी पार्ट होता है, एक एसेट मतलब कहिए कुछ क्या बोलिएगा उसको, कोई वस्तु, कोई थिंग्स, वही एसेट कहलाता है। यानी बिजनेस में जो अ, चलाने के लिए जो आवश्यकता होता है वह एसेट कहलाता है। एसेट उसको प्रॉपर्टी का ही एक टाइप से। तो वह जब आप बॉन्ड लेते हैं तो उसके आपके नाम से एक एसेट को रख दिया जाता है, यानी आपके नाम से प्रॉपर्टी कुछ रख दिया जाता है कि अगर क्या होता है कंपनी या सरकार विषम परिस्थिति में पैसा नहीं चुका पाएगा तो वो आपको एसेट को बेचकर पैसा हर हाल में देगा। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, आपके नाम से कोई एसेट नहीं रहता, लेकिन इसमें भी आश्वासन रहता है कि आपको फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो वह डिपेंड करता है कि वह कैसा कंपनी है, कैसा उसका ब्रांडेड है, उसके अनुसार लोग अपना उसमें निवेश करते हैं और ख़रीदते हैं। कंपनी अच्छी है तो डिवेंचर भी अच्छा है। आपको मतलब जो भी समय 5 साल 3 साल के लिए रहेगा, हर साल आपको जो भी इंटरेस्ट उसका रहेगा आपको पेपर टर्म एंड कंडीशन में पेन एंड ऑन उसमें उसके थ्रू आपको मिलता रहेगा। तो अंतर यही है। तो इसका हो जाएगा, कह रहा आस्ती है ना, प्रॉपर्टी है ना, तो बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड में आपके नाम से एसेट रखा हुआ होता है, बल्कि डिवेंचर में नहीं। तो इसी कारण डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बॉन्ड का उसके तुलना में थोड़ा कम होता है, उसके तुलना में ज़्यादा कम नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए 49 में कह रहा है कि ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है। अब देखिए ओवरड्राफ्ट जो होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट वह सुविधा होता है, यानी मान लेते हैं वह देता है कोई भी व्यवसायिक को जिसका टर्नओवर अच्छा हो, जो जिस पर बैंकों को विश्वास हो, काफ़ी दिनों से जान रहा हो, ब्याज भी उसका चुका रहा हो, तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट वो जारी करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो क्या करे, वह जिसको ज़रूरत है वो पैसा बैंक उसको दे देगा, फिर बाद में आपको कुछ इंटरेस्ट या कुछ उसमें ऐड कर कर आपसे पैसा बोलेगा। यही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी पैसा नहीं होते हुए भी पैसा को वो उपलब्ध कर देता है, बाद में आपसे वो ले लेता है। तो यह जो होता है ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? देनदार होता है। यानी बैंक को ग्राहक जो होता है बाद में उसको देना पड़ता है ना पैसा, तो देनदार ही होगा। नेक्स्ट है बैंक दर, वह दर है जिस पर, देखिए बैंक दर जस्ट लाइक एज ए रेपो रेट, वही है समझिए बैंक दर, जिसमें क्या होता है वाणिज्य बैंक आरबीआई से उधार लेता है, आरबीआई वाणिज्य बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं, यही होता है और क्या। और देखिए ऑप्शन ए में क्या, बैंक अपने उधारकर्ताओं को ऋण देता है, बिल्कुल नहीं। बैंक जमा राशियों को स्वीकार करता है, बैंक ग्राहक से कोई लेना देना है ही नहीं। यह वाणिज्य बैंक और रिजर्व बैंक का रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 251 में कर रहा है क्रेडिट 251 क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? कह रहा कि क्रेडिट कार्ड ग्राहकों का भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? अभी हम लोगों ने बताया था ना कि क्रेडिट कार्ड वह प्लास्टिक मनी है जिसके माध्यम से आप प्री अमाउंट उसको दे सकते हैं, पहले आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है खाता में आपके बैंक में, वह आप क्या कर सकते हैं, आप उसको पैसा को दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। यह कब होता है? यह क्रेडिट कार्ड जारी क्या होता है? यह क्रेडिट कार्ड आपका वित्तीय लेन देन के अनुसार, अगर आपका वित्तीय लेन देन अच्छा हो और बैंक आपको जान रहा हो, तब आप उसके अनुसार वो क्रेडिट कार्ड उतना लिमिट का वो जारी होता है। तो यह मुख्य रूप से ग्राहक का 1 वर्ष के भीतर अपने विवेक पर किस्तों को अदायगी की छूट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर महीने एक ही बार ग्राहकों को समग्र अतिदेय अदा करने की बाध्यता होती, ऐसा भी नहीं है। कभी भी खरीदने और कभी भी अदा करने की सुविधा होती, ऐसा नहीं है। हमने बताया कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वह जारी किया जाता है जिसमें आपको क्या होता है, प्री अप्रूवल दिया जाता है अमाउंट को पे करने का, उसके बाद एक कोई समय राशि तय कर दिया जाता है जिसके अंदर में आपको वो पैसा देना होता है। तो ऐसा तो नहीं है ना, खरीद तो कभी सकते हैं लेकिन कभी भी अदा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, एक टाइम होता है। तो ऑप्शन डी कहिए, कभी भी खरीद सकता है लेकिन बाद में भुगतान कर सकता है, यह ऑप्शन पर्याप्त है। खरीद तो कभी भी सकते हैं लेकिन जो समय सीमा आपको वो निर्धारित करेगा उसमें आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 52 में 252 में निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। वाणिज्य बैंक क्या था? हम लोगों ने देखा था कि जो वाणिज्य बैंक है वो 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित बैंक वो होते थे जो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल होते थे। गैर अनुसूचित बैंक वो होते थे जो
और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी सूची में शामिल नहीं होते। तो वही कह रहा है कि वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है परियोजना वित्त देना। यह वित्त देना बिल्कुल कार्य है। ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटान करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटान यह भी है। CRR SLR रेपो रेट जैसी नीतिगत दरें तय करना, यह CRR SLR यह वाणिज्य बैंक का काम नहीं है, यह RBI का काम है। डी में क्रेडिट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका प्रयास होगा। डेबिट क्रेडिट ATM में तो वाणिज्य बैंक कर सकता है। 253 में देखिए, बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार लेने होते हैं। कौन सा अधिकार लेने होते हैं? चेक के भुगतान के बाद उसे वापस लेने का, चेक के भुगतान के बाद RBI की अनुमति के चेक वापस लेने का। तो देखिए जो 253 है, इसका जो बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित में से क्या अधिकार होते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, आपके अनुसार ये क्या होना चाहिए। नेक्स्ट 254 में देखेंगे हम लोग। 254 में भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो हम लोगों ने देखा था ना, भारत में सिक्के जारी वह भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में। ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं आप हर बार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार दीजिए। तो सिक्कों को जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। अगर वित्त मंत्रालय भारत सरकार रहे तो वह भी ऑप्शन वही होगा, अगर दोनों रहे तो वित्त मंत्रालय ही मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI निम्नलिखित में से क्या करता है? अब कह रहा है कि संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI क्या करता है। हम लोगों ने देखा था कि जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए है वह क्या करता है, वह रिवर्स रेपो रेट यानी मुद्रास्फीति। पहले मुद्रास्फीति समझिए, मुद्रास्फीति में क्या होता था? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता था तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में जो कार्य किया जाता था रिजर्व बैंक के द्वारा, उसमें क्या कर सकता है? साख नियंत्रण, जिसमें बैंक दर को बढ़ा देना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। तो यह रेपो रिवर्स रेट दर को बढ़ाना, यही होता है मुद्रास्फीति के नियंत्रण का कार्य। स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही रेपो रिवर्स रेटो दर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, वह जो मुद्रा की स्फीति है वह क्या हो जाएगा, वह नियंत्रण हो जाएगा। तो रेपो और रिवर्स रेपो दर को बढ़ाना। रेपो रेट क्या था, जिसमें वाणिज्य बैंक क्या करती थी, RBI से पैसा उधार लेती थी। रिवर्स में क्या था, जो RBI इंटरेस्ट देता था। तो इसी को बढ़ाना। CRR को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, SLR को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि CRR तो मुख्यतः वो तो उसके माध्यम से इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि CRR क्या होता है, बैंकों की मांग जमा का कुल, मतलब मांग जमाने के बैंकों के कुल जमा का कुछ प्रतिशत और हिस्सा जो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता था वो CRR कहलाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 256 में, विलास वस्तु की क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? देखिए विलास वस्तु के क्रय के लिए जो बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वह करवाया जाता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये एक प्रकार का होता है जो बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता है। इसमें शायद इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, आप एक बार देख लीजिएगा क्या हम सही हैं। नेक्स्ट 257 में देखिए, 257 में है कि कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? अब करता है कृषि संबंधी गतिविधियों को दिए गए ऋण। अब बताइए चारों ऑप्शन में बी है प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण, क्योंकि आपको मालूम होगा ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में कृषि, वानिकी, मत्स्य, पशुपालन ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, इसलिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट देखिए 258 में, देखिए 258 में है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ता की ऋण पृष्ठभूमि रखता है? तो कौन सा है? देखिए उधारकर्ता का ऋण पृष्ठभूमि यानी जो उसका ऋण का जो पृष्ठभूमि है वह कौन रखता है? वह सिविल रखता है। जो सिविल है वो उसका कार्य क्या है? सिविल का अर्थ ही होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ये जितने भी क्या हैं, मतलब जो व्यक्ति हैं, संगठन हैं, सभी का क्रेडिट संबंधी गतिविधियों की यह जानकारी रखता है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कभी कौन सा संगठन उधारकर्ता के ऋण संबंधी रखता है जारी, तो वह सेबिल हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सभी व्यक्ति और संस्थाएं का जो भी ऋण है उसको ये क्या करता है, जानकारी को रखता है, गतिविधि का है। नेक्स्ट देखिए 259 में यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में F अक्षर क्या है? तो FDI का मतलब ही होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप मार सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखिए 260 में एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों
द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो सब प्राइम ऋण। देखिए सब प्राइम ऋण क्या होता है, इसे हम लोग थोड़ा जानेंगे। यह जो सब प्राइम ऋण होता है यह मुख्यतः ऐसे उधारकर्ता को दिया जाता है, दिया नहीं जाता है, मतलब उसको कहते हैं जिसकी ऋण का जो पृष्ठभूमि है वो अच्छा नहीं है, यानी वो कर्ज चुकाया नहीं है, ज़्यादा ऋणी है, तो उसी को हम लोग सब प्राइम के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋणी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है वो सब प्राइम उधार के अंतर्गत में आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 261 में है, भारत सरकार को जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का हाल में आरंभ किया गया था? तो देखा गया है कि जो भी डिफेंस विभाग में थे, रक्षा कर्मी में थे, जो सेवानिवृत्त हुए, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया जिसके माध्यम से वो जल्दी पेंशन पाने के लिए, तो वह था संगम। तो ध्यान रखिएगा, संगम वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से जो भी भारत सरकार के जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी हैं उनके लिए यह आरंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए 261 के बाद 262, पद बैंक्यूरेंस से क्या समझते हैं? देखिए पद बैंक्यूरेंस क्या है, हमारे अनुसार तो पद बैंक्यूरेंस कहने का मतलब हो गया कि जो मतलब पैसा आप रख रहे हैं उस पैसा पर भी आपको इंश्योरेंस देता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें जवाब दीजिए, क्या इसका पर्याप्त आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है 263 में है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? मूल्य ह्रास हम लोगों ने देखा था ना, मूल्य ह्रास होने का मतलब क्या है? मूल्य की मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आना, तो क्या हो जाएगा? रुपये का मूल्य का कम होना। ऑप्शन नंबर ए, मूल्य ह्रास हो रहा है तो क्या हो जाएगा? मुद्रा का मूल्य कम हुआ, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट देखिए 264 में, निम्नलिखित में से कौन संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? अब देखिए सिविल था, सिविल हम लोगों ने देखा था, सिविल का क्या कर था? व्यक्तियों संगठनों का सभी क्रेडिट संबंधी गतिविधियों को रखना सिविल का काम था, जिसमें हम लोग क्या देखे थे सिविल का? सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। फिर डीआईसीजीसी का था, यह था डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। क्या हो गया? फिर से एक बार फिर फॉर्म देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। यह क्या आरबीआई की सहायक कंपनी है, यह 1961 में किया गया था। बीसीएसबीआई क्या है? बीसीएसबीआई क्या है? बीसीएसबीआई इसका अर्थ क्या हो गया? बीसीएसबीआई का इसका हो गया बैंकिंग कोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं एसबीआई मार दीजिएगा। बीसीएसबीआई मतलब क्या हो गया? बीसीएसबीआई मतलब बैंकिंग कोर्ट्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। यह बैंकिंग उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यही तीन है जो क्या है? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, बाकी जो आईआरडीए यह नहीं है। तो हो जाएगा कौन सा? परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं तो आईआरडीए क्या है? आईआरडीए हो गया रेगुलर इंश्योरेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आईआरडीए। यह मुख्यतः किसके लिए गठन किया गया था? यह मल्होत्रा समिति के द्वारा 2000 ईस्वी में गठन किया गया था, बनाया गया था। यह मुख्यतः क्या के लिए? जो बीमा उद्योग को विनियमन करने के लिए, संबंधन करने के लिए तथा पॉलिसी धारकों के हितों के संरक्षण के लिए आईआरडीए की स्थापना किया गया, जिसमें यह मुख्यतः बीमा उद्योग से रिलेटेड उसको कंट्रोल करने के लिए आईआरडीए है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 256 में, पद बंधक से आप क्या समझते हैं? अब देखिए पद बंधक है, पद बंधक से आप क्या समझते हैं? पद बंधक का मतलब हो गया उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर में। देखिए बंधक का मतलब क्या हो गया? बंधक जिसको हम लोग गिरवी कहते हैं, तो वही हो गया ना, गिरवी ऋण, गिरवी मॉर्टेज लोन, तो वही होता है उधारकर्ता। देखिए ऑप्शन तीनों पढ़िए। पहला, उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में चल प्रतिभूतियों का विक्रय। फिर करा उधारकर्ता चूक की स्थिति में चल प्रतिभूतियों का विक्रय नहीं, चल प्रतिभूति का विक्रय नहीं कहलाता है बंधक। वह होता है उसमें बंधक में होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब कोई संपत्ति, अचल संपत्ति रख सकते हो, जैसे जिसमें हो गया कि सरकारी कोई प्रतिभूतियाँ हो गया, सोना हो गया, भूमि, बैंक, ये सभी हो गया। तो उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर में उपलब्ध अचल संपत्ति की प्रतिभूति बनाना, यह ऑप्शन पर्याप्त है। बी तो होगा नहीं, कंपनी रजिस्टर के पास पर रजिस्ट्रीकरण, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण, तो ऑप्शन सी पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए 266 में, जिस करा दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? विनिमय दर कहते हैं। यानी जिस दर पर देशी मुद्रा विदेशी में परिवर्तित होता है उसके विपरीत उसको विनिमय दर कहते हैं। विनिमय मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय, वही होता है। नेक्स्ट देखिए 267 में, जो ऊपर वाला ऑप्शन था, यानी देशी मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा, मान लेते हैं कोई वस्तु को आप बेचें तो जो विनिमय का दर हुआ उसी में वो प्राप्त होता है। विदेशी
अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको संपर्क करना चाहिए। कह रहा मान लेते हैं आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, आप यूएस डॉलर खरीदना चाहते हैं, तो कहाँ से आपको संपर्क करना पड़ेगा? वित्त मंत्रालय से, कि यूएस के राजदूतावास से, कि ऐसी गतिविधि में अधिकृत किसी भी बैंक से, कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक शाखा से आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 268 में बैंकिंग लोकपाल क्या है? अभी हम लोगों ने देखा ना, बैंकिंग लोकपाल क्या था? बैंकिंग लोकपाल था जिसमें बैंकों में ग्राहकों को होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु तथा बैंकों को और अधिक ग्राहक के अनुरूप बनाने हेतु 14 जून 1995 ईस्वी को आरबीआई के द्वारा बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की जाती है। बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की जाती है। इसमें क्या क्या मुख्यतः रखा जाता है? इसमें हम लोगों ने देखा था कि यह पूरे देश में 15 जगह इसका स्थापना किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसमें ग्राहकों को बैंकिंग सेवा में त्रुटि मिलने या वादे के अनुरूप सेवा प्राप्त ना होने पर वह अपना शिकायत बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं। तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त है इस चारों ऑप्शंस में। नेक्स्ट देखिए 269 में आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। कारण आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, संबंधित राज्य की सरकारें द्वारा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जो आर्थिक नीति की शक्ति है उसको मौद्रिक नीति में, मॉनेटरी पॉलिसी में, वह किसके द्वारा किया जाता है? हम लोगों को देखा था ना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से क्या किया जा रहा था? मुद्रा का उसमें मतलब किया जा रहा था स्थिरीकरण, ताकि मुद्रा का स्थिरीकरण रहे, महंगाई ना बढ़े। तो यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी में जिसमें मुद्राओं का प्रबंधन, जैसे कहने का मतलब संकुचन और उसका क्या कहिए फैलाव का जो प्रबंधन करता, उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यानी मुद्राओं का विस्तार और संकुचन के प्रबंधन को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कहता है। मुख्यतः इसलिए क्या था, ताकि क्या हो, कीमत का स्थिरता बना रहे, बेरोजगारी दर उच्च ना हो, आर्थिक स्थिति सामान्य हो, इसके कारण यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 270 में धन शोधन का अर्थ है। धन शोधन का अर्थ क्या है? तो धन शोधन का अर्थ क्या होता है? मुख्यतः आयकर टालने के लिए आय स्रोत छिपाना। देखिए धन शोधन का अर्थ ही होता है कि काले धन को वैध बनाना, है ना। यानी मतलब आपराधिक प्रवृत्ति से प्राप्त किए हुए धन को वैध रूप में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन डी है, वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तित की प्रक्रिया को ही धन शोधन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, धन शोधन का मतलब अवैध धन को वैध में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 271 में बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? या व्यक्तियों के द्वारा खोले जाते हैं? बचत बैंक खाता किसके द्वारा खोला जाता है? तो व्यक्ति के द्वारा ही खोला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त होगा। ऑप्शन में व्यापारिक प्रतिष्ठान, विनिर्माण, व्यक्तियों के द्वारा है ही है, लेकिन जो ये दो एडिशनल कर दिया है, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विनिर्माण प्रतिष्ठान, इस सब के लिए तो करेंट अकाउंट होता है ना। नेक्स्ट देखिए 272 में गतावधि चेक क्या होता है? अब देखिए गतावधि चेक आ गया, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका गतावधि चेक का अर्थ ये होता है कि जिस चेक को जारी करने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं, उसी को गतावधि चेक कहते हैं। इसे आप सामान्य अर्थों में याद रखिए कि जो चेक जारी किए हुए आपको 6 महीना हो गया, उसको गतावधि चेक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 273 निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रण करता है? तो शेयर बाजार के कार्य का नियंत्रण कौन करता है? वह सेबी करता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में होता है। उसके बाद इसे 1992 ईस्वी में एक अध्यादेश के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाता है। इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बनाया जाता है। तो सेबी का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण करना तथा उचित कदमों के माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विनियमन तथा विकसित करना, ताकि क्या हो सके, शेयर बाजार के अन्य प्रतिभूति बाजार में का विनियमन किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, शेयर बाजार में अनैतिक व्यापार को रोक कर सके, यानी उससे रिलेटेड उस पर जो कंट्रोल है, यही सेबी का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं।